Hello students, my name is याचिका शर्मा. वेलकम बैक टू योर बायो 24/7. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. तो आज ही के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. बेटा आप सभी लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है इम्यूनिटी. आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि आप ये बात दिमाग में रख के चलिए कि अगर कोई बाहर से कोई आपको बिना बात मारने आ रहा है या कुछ भी आपसे लड़ने आ रहा है तो आप लोग क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं. तो ऐसा ही कोई रेस्पॉन्ड हमारी बॉडी भी देती है. क्या होता है कि बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है और वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, अंदर आपकी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बॉडी सबसे पहले तो उसे बाहर करने की कोशिश करती है. अगर वो अंदर आ गया है तो अंदर आने के बाद भी हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट लड़ाई करती है. अब वो जिस सिस्टम से लड़ती है उस सिस्टम को आप इम्यून सिस्टम कहते हैं और उस एबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं. तो इम्यूनिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन. आप लोग समझ गए होंगे इम्यूनिटी क्या है. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है बेटा? कुछ इम्यूनिटी बाय बर्थ गेन की जाती है, कुछ इम्यूनिटी जन्म के बाद गेन करता है पर्सन. कैसे? देखिए, इन्नेट इम्यूनिटी. और दूसरी इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बच्चों ये वाली जो इम्यूनिटी है ये बाय बर्थ दी जाती है, यानी कि जब बच्चा जन्म के साथ इसको लेकर के पैदा होता है. और ये वाली जो इम्यूनिटी है ये बाद में आपको जो जो इन्फेक्शन होता जाता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी अपने आप बनाती जाती है. यानी कि ये इम्यूनिटी जो है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है. आप बार बार कुछ नया सीखेंगे, यानी आपकी बॉडी बार बार कुछ नया सीखती है. ये वाली जो इम्यूनिटी है बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी जिसको आप कह रहे हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होती है. इसको ऐसे समझें कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, वो कोई स्पेसिफिकली चीज़ें नहीं करते हैं, वो ऐसी चीज़ें करते हैं कहीं भी कुछ भी करते हैं. तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल कुछ स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है. बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिकली है. यानी कि अगर कोई टाइफाइड का पैथोजन कोई टाइफाइड के लिए कॉज कर रहा है या कोई दूसरी बीमारी का पैथोजन आपको कॉज कर रहा है तो वो उसके लिए स्पेशल जो होंगे एंटीबॉडी वो लड़ेंगे. आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए स्पेशल अलग तरीके से लड़ेगा. हर बीमारी के लिए एक ही तरीके से बॉडी फाइट नहीं करती है. तो यानी कि ये स्पेसिफिक होती है. इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लेना जाएं तो ये नॉन स्पेसिफिक है. ये इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों में है और ये वर्टिब्रेट्स में मिलती है. इन्नेट इम्यूनिटी, इसका रिस्पॉन्ड अगर देखा जाए तो ये रिस्पॉन्ड कैसे करती है? फास्ट रिस्पॉन्ड करती है. जब आप नॉन स्पेसिफिकली कुछ कर रहे हैं तो आप कोई भी रिस्पॉन्ड करते हैं. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्लो रिस्पॉन्ड करती है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. डन. अब हम इन्नेट इम्यूनिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे. innate immunity.
इनेट इम्यूनिटी, इसके बैरियर्स हैं। फर्स्ट, फिजिकल बैरियर। स्टूडेंट्स, बाहर से आने वाले पैथोजन को बाहर ही रहने के लिए बॉडी क्या करेगी? फाइट करेगी, यानी कि वो बॉडी के सबसे पहले तो बाहर से ही अंदर नहीं आने देगी। तो इसके लिए हमारी बॉडी पे क्या है? इसके लिए बॉडी पर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन। तो सबसे पहले कोई चीज़ आएगी वो स्किन से टकराएगी और स्किन ही उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, यानी कि उसको बाहर की बाहर किल करने का या उसके अगेंस्ट फाइट करने का काम करती है। तो जैसे कि फिजिकल बैरियर, इसको आप कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले यही है जो आपको लड़ने का काम करेगी। पहले कोशिश यही की जाती है कि कोई भी ऐसा जो कि आपको हार्म पहुंचाने वाला है वो बॉडी के अंदर आए ही ना, बाहर ही रहे। तो ये सारे कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन्ड होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल जैसे कि स्किन, स्किन बॉडी से अंदर नहीं आने देगी। दूसरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइन, म्यूकस से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कभी कुछ ऐसा हो कि फूड के साथ कहीं अनहाइजीनिक आपने खाना खाया और वहाँ उसके साथ डस्ट वगैरह आपके अंदर चला गया, तो आपको एकदम से क्या होगा? आप कफ करेंगे तो आपके खांसने से बाहर की तरफ आ जाएगा वो पार्टिकल। तो ऐसे ही अगर आपने किसी जगह अनहाइजीनिक खाना खाया, जब डस्ट ही अंदर नहीं जाने दे रहा है तो वो किसी भी पैथोजन को कैसे जाने देगा? तो जो म्यूकस है वहीं पे अटक के रह जाता है। मतलब म्यूकस क्या है? एक गम जैसा चिपचिपा सा जो सब्सटेंस कह सकते हैं वो अंदर होता है, जो उसको क्या करेगा? पैथोजन को वहीं रोक देगा। दूसरा, अगर हम बात करें रेस्पायरेटरी लाइन, आपके सांस लेने के साथ कोई अगर अंदर जा रहा है तो वो आपके स्नीज करने से बाहर रह जाएगा। यूरिनो जेनाइटल लाइन, ETC। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये कौन से बैरियर है बच्चों? ऐसे बैरियर है जैसे कि हमारे सलाइवा, हमारे टीयर्स। ये क्या है? हमारी सलाइवा, हमारे टीयर्स, ये भी ऐसा होता है कि एक बाहर कर देते हैं पैथोजन को, बाहर ही यानी कि किल करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं सलाइवा के लिए, सलाइवा में क्या होता है? लाइसोजाइम। जो कि कैसे होते हैं? एंटीबैक्टीरियल। और ये कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। सलाइवा के बाद देख लीजिए आप इसे, इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे। फिजियोलॉजिकल बैरियर मैं आपको ऊपर से लिख रही हूँ।
फर्स्ट इज सलाइवा। सलाइवा के लिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो कि क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। और कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, IgA। नेक्स्ट वन इज टीयर्स। आपके जो आंसू, ये आप जानते हैं कि अगर आपकी आईज में कोई डस्ट भी चला जाए, कोई तिनका भी चला जाए, तो आपको आंखों से पानी बाहर आने लगता है। और आंखों में कोई इन्फेक्शन भी हो तो आपकी आंखें रेडनेस और उनके साथ आंखों से पानी बाहर आने लगता है। तो टीयर्स के साथ वो बाहर निकल जाता है। जैसे ये भी एक तरीके से लाइसोजाइम इसमें होते हैं, और ये होते हैं लैक्टिफेरेंस। ये भी एंटीबैक्टीरियल है। कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, IgA। थर्ड वन इज HCl। HCl कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। HCl का काम क्या है हमारे स्टमक में, प्रिवेंट द जर्म्स एंड किल द जर्म्स। वो भी क्या करेगा, जर्म्स को किल करने का काम करेगा। तो अगर आपने कोई अनहाइजीनिक फूड खाया है, कंटिन्यूसली आप अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, तो उसका इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन, जैसे आपने जंक फूड एक दिन खाया है तो आपको हाथों हाथ उसका इफेक्ट दिखेगा। आप कंटिन्यूस उसको खाते जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फील होगा, यानी कि आप कमज़ोर महसूस करेंगे, आप धीरे धीरे बीमार होने लगेंगे। तो वो किसकी वजह से है कि HCl कितना ही उसको, जब बहुत ज़्यादा लेवल हो जाता है तभी आपको इन्फेक्शन कॉज होता है, वरना एक दो बार में आपको नहीं होता। HCl तो पहले से स्टमक में कौन करने का काम करता है, HCl। HCl का काम क्या है, किल द जर्म्स एंड प्रिवेंट द जर्म्स। डन। उसके बाद थर्ड वन इज सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर एक बार आप इसको देख लीजिए। ना आपने कर लिया सेल्यूलर बैरियर, इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बताया है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बताया है, तो आप ध्यान रखिएगा ये कौन से हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो यानी कि जब आपकी स्किन फेल हो गई है, आपके फ्लूइड जो थे वो फेल हो गए हैं, उसके बाद अगर पैथोजन अंदर चला गया है, स्किन से अंदर अब चला गया है, तो क्या होगा, अगर पैथोजन स्किन से अंदर चला गया दैट मीन्स वो बॉडी के अंदर है, तो उससे कौन लड़ेगा, उससे लड़ने के लिए बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, सेल्यूलर बैरियर। तो इसमें सबसे पहले कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ WBC यही होते हैं, न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। 60 to 65% WBC जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स ही हैं। ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, ये मल्टी लोब्ड होते हैं, और इसमें कौन प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, मल्टी लोब्ड होते हैं विद ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये काम कैसे करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं बेटा, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। यानी कि अगर कोई बाहर से पैथोजन आया है तो ये उसको इंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि उसे निगल जाते हैं, उसे किल कर देते हैं। तो इनका जो प्रोसीजर है, वर्क एज या एक्ट एज कह लीजिए आप, एक्ट एज फैगोसाइटोसिस, एक्ट एज फैगोसाइटोसिस, यानी कि एंगल्फ करने का काम करेंगे और किल कर देंगे किसको, जो बाहर से पैथोजन आया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डन बच्चों? इसी सेलुलर बैरियर का जो सेकंड पॉइंट है, न्यूट्रोफिल्स का जो आप सेकंड नाम रख सकते हैं, उसे आप एनसीईआरटी में पीएम आप न्यूट्रोफिल्स को PMNLS कहा गया एनसीईआरटी में। इसका मतलब है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स। डन। इसके बाद जो आपके पास सेलुलर बैरियर, सेकेंड सेलुलर बैरियर है, वो भी है मोनोसाइट्स। ये भी कैसे काम करता है? एक्ट एज फैगोसाइटोसिस। ये भी अगर कोई बाहर से पैथोजन आया तो उसे क्या करेगा? एंगल्फ कर लेगा, निगल जाएगा और उसे खत्म कर देगा। थर्ड वन इज NK सेल्स कह लीजिए आप, या नेचुरल किलर सेल। ये कैसे काम करता है बच्चों? हमारी बॉडी में मान लीजिए बहुत सारी सेल्स हैं और सभी नॉर्मल हैं, अभी की कोई डिजीज़ नहीं हुई है, पर उस नॉर्मल सेल्स के बीच में से कोई एक सेल ऐसी है जिसे इन्फेक्शन हो चुका है, तो उनमें से पहचान कैसे हो उस एक सेल की? तो उसे पहचानने का काम नेचुरल किलर सेल करते हैं। यानी कि मान लीजिए ये बहुत सारी नॉर्मल सेल है और इसी नॉर्मल सेल के बीच में एक इन्फेक्शन वाली सेल हो जाती है, जिसमें मान लीजिए एक वायरस आ गया है, ठीक है। अब ये वायरस ने इसको इन्फेक्ट कर रहा है, पर इतनी सारी सेल्स में से इसको पहचानना है, तो ये क्या करती है? नेचुरल किलर सेल रिकॉग्निशन ऑफ infectious cell among normal cell। यानी कि ये बहुत सारी नॉर्मल सेल में से एक कैसी इन्फेक्शियस सेल को पहचानने का काम करती है। तो अभी हमने कौन कौन से बैरियर पढ़ लिए हैं? फिजिकल बैरियर पढ़ लिया है, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ लिया है, और उसके बाद हम आ गए हैं सेलुलर बैरियर, और अब हम लास्ट वन पढ़ेंगे साइटोकाइनिन बैरियर। फोर्थ इज साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर बच्चों कैसे काम करता है? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि जो सेल है उसको इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन, तो वो खुद तो इन्फेक्शियस है ही है, तो वो कोशिश ये करती है कि बाकी के जो सेल हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। इसके लिए वो कुछ सिक्रेशंस करती है, उन सिक्रेशंस का नाम है इंटरफेरॉन्स। यानी कि कोई सेल है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, बट ये सेल क्या कोशिश करती है कि जो बाकी बॉडी सेल्स है वो इन्फेक्टेड ना हो, सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तो उसके लिए क्या रिलीज करती है? ये इंटरफेरोन, INF बोल सकते हैं आप, इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन बाकी सेल्स को इन्फेक्टेड होने से बचाते हैं। तो ये एक तरीके से साइटोकाइनिन बैरियर है जो कि क्या रिलीज करेगी? बाकी सेल अगर इन्फेक्टेड ना हो उसके लिए इंटरफेरोन रिलीज करती है। तो एक बार हम इनेट इम्यूनिटी को रिकॉल करेंगे।
innate immunity. First one is physical barrier. Second one in physiological barrier. Third one is cellular. And fourth is cytokinin. राइट बच्चों, एक बार हम इसको रिकॉल करेंगे. फिजिकल बैरियर यानी कि कोई बाहर से अंदर ही ना आए, उसे बाहर से बाहर ही कर दो, तो वो है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर आपके स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना. तो स्किन उसको बाहर करेगी. उसके बाद मान लीजिए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अगर चला गया है तो कफ और स्नीज के थ्रू बाहर आ जाएगा. फिजियोलॉजिकल बैरियर आपके टीयर, आपका सलाइवा, आपके HCl, ये H से कुछ बॉडी के सिक्रेशंस है जो कि अपने अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स की मदद से पैथोजन को किल करने का काम करते हैं. सेलुलर बैरियर बाय सेल, अगर वो अंदर चला गया है, अगर पैथोजन बॉडी के अंदर चला गया है तब ये उन्हें किल करने का काम करेगा. इसमें हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़े, इसमें हमने मोनोसाइट्स पढ़े और नेचुरल किलर सेल्स पढ़े. न्यूट्रोफिल्स PMNLS यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. साइटोकाइनिन जो कि इंटरफेरॉन रिलीज करेंगे. तो एक तरीके से हमारा इन्नेट इम्यूनिटी डन है. अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी. चलिए बच्चों, अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे. एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी सबसे पहली और मेन चीज, कौन सा डिफेंस है ये? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. डन बच्चों. उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स. कौन कौन सी हैं बेटा? AMI, CMI. AMI का फुल फॉर्म लेंगे हम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. उसके बाद CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को आप AMI कह लीजिए या ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं. ह्यूमोरल शब्द का मतलब है फ्लूइड और ये है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है. ये वाली इम्यूनिटी के लिए, इस वाली इम्यूनिटी के लिए कौन से सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? B lymphocytes. और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए T lymphocytes. देख लीजिए आप लोग इसे. अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे मैकेनिज्म करती है. देखो बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हैं AMI, CMI. AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. AMI को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं. लाइक ह्यूमोरल शब्द का मतलब ही फ्लूइड से है. इसके लिए कौन से सेल हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? वो सेल हैं B लिम्फोसाइट इस इम्यूनिटी के लिए, और इस इम्यूनिटी के लिए T लिम्फोसाइट सेल काम करते हैं. अब हम इसके बाद इसका मैकेनिज्म करेंगे कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है.
बच्चों देखो, अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम आता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी को पता ही नहीं है वो पैथोजन कौन सा है। यानी कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो भी काम कर रहा है वो नहीं पहचान पा रहा है वो पैथोजन कैसे है, तो उससे लड़ना कैसे है ये भी नहीं जानता है। तो वो उसके साथ लड़ने के लिए एक मेमोरी बनाना शुरू कर देता है कि ये इसके साथ इस तरीके से फाइट करना है या इसे इस तरीके से दूर करना है। तो इस इम्यूनिटी में फर्स्ट बार में जब पैथोजन आएगा तो आपको बॉडी रेस्पॉन्ड जो करती है, यानी कि जो स्लो रेस्पॉन्ड करती है, उसके अंदर आपको फीवर भी होगा, आपको वीकनेस आएगी, को सिकनेस फील होगा। तो यानी कि फर्स्ट बार में पैथोजन आपको बीमार करेगा क्योंकि आपकी बॉडी उससे लड़ना सीख रही है। देखिए ज़रा मैकेनिज़्म को। सबसे पहले फर्स्ट टाइम पैथोजन comes into the body, then what will happen? फर्स्ट टाइम में क्या होगा, आपकी बॉडी, मैंने आपको बताया क्या करना सीखेगी, आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए कोशिश करेगी। तब क्या रिस्पॉन्ड होता है, देखिए आपके जो बी लिम्फोसाइट हैं और टी लिम्फोसाइट हैं, इस इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स दोनों डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो आपका बी लिम्फोसाइट है वो किस में डिफरेंशिएट होगा, प्लाज्मा और मेमोरी सेल, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट है वो किस किस में डिफरेंशिएट होगा, टी हेल्पर सेल में, टी साइटोटॉक्सिक सेल में और टी मेमोरी सेल में। साइटोटॉक्सिक, मेमोरी और हेल्पर। ज़रा मैं आपको इनका काम बता देती हूँ। प्लाज्मा जो है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। मेमोरी यानी कि एक मेमोरी बनाने की कोशिश करता है कि इस पैथोजन के साथ कैसे लड़ना है आगे कभी आए तो। मेमोरी का काम सेम इसमें भी यही है। हेल्पर सेल मदद मांगने जाते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल किल करने की कोशिश करते हैं, किल करने का ही काम करते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, यानी कि अभी मेमोरी कुछ भी काम नहीं करेगा, वो तो मेमोरी बनाने का ही काम कर रहा है। फर्स्ट एंटीबॉडी, और हेल्पर सेल कहेगा कि अब ये बाहर से आ गया है तो मैं ज़रा बॉडी में मदद मांगने जाता हूँ। और साइटोटॉक्सिक कहता है मैं भी क्या करने जाता हूँ, इसको किल करने का काम करता हूँ। तो हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, और मेमोरी सेल क्या कर रहा है, अपनी मेमोरी बना रहा है। तो ये है आपका प्राइमरी रेस्पॉन्ड, किसकी तरफ से, बॉडी की तरफ से। जब फर्स्ट टाइम पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो ये फर्स्ट टाइम का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इस टाइम तो बॉडी भी क्या कर रही है, सीख रही है, जान रही है। अब हम आगे चले, इसका सेकंड रेस्पॉन्स देखते हैं। इसको एक बार आप देख लीजिए। अब हम इस मैकेनिज्म का सेकंड टाइम देखते हैं। अब सेकंड टाइम, व्हेन सेकंड टाइम पैथोजन कम्स, वही पैथोजन जो पहले आया था, कम्स इनटू द बॉडी, देन व्हाट विल हैपन, वापस से आपके वही प्रोसेस है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस बार मेमोरी पहले से ही बनी हुई है
तो यानी कि हम मेमोरी से ही स्टार्ट करेंगे। मेमोरी पहले से ही बनी हुई है दोनों में, इस पैथोजन के अगेंस्ट, कि इसके लिए कैसे काम करना है ये इनको पता है, मेमोरी पहले से ही बनी हुई है। तो यही मेमोरी वाले डिफरेंशिएट करेंगे आगे किस में, प्लाज्मा एंड मेमोरी। वापस से सेम प्रोसेस होगा, पर इस बार मेमोरी है हमारे पास, टीसी, टी हेल्पर, टीसी साइटोटॉक्सिक एंड टी मेमोरी। इस बार पहले से मेमोरी बनी हुई है, तो क्या होगा, मेमोरी के अकॉर्डिंग वो जो बॉडी है, बॉडी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ेगा और आपको बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उस टाइम ये जो रेस्पॉन्ड है आपका, ये है सेकेंडरी रेस्पॉन्ड, किसका, बॉडी का, अगेंस्ट द पैथोजन। इसी रेस्पॉन्स को कहा गया है एनसीईआरटी में एनामिनास्टिक रेस्पॉन्स। अब आप सोचेंगे कि दोनों मैकेनिज्म में हुआ तो वही, तो पहली वाली स्लो और ये वाली फास्ट क्यों? ऐसा इसलिए मैंने बार बार बीच में भी इंडिकेट किया है आपको, इस बार मेमोरी पहले से बनी हुई है। तो जो चीज़ आपको पहले से पता है उसके लिए आप इजीली वर्क करते हैं, जो चीज़ आपको पता ही नहीं होती उसको समझने में टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं आपके ऊपर ही लेकर बताऊं, एक टॉपिक है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, आप उसके बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप उसे ध्यान से पढ़िए तो आप उसको सीखेंगे थोड़ा सा, लेकिन आप उसको दूसरी बार जब रिवाइज करेंगे तो क्विकली आप आंसर कर देते हैं। सेम इसके साथ भी है। तो इतना आज हम लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ा, इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े, इनेट इम्यूनिटी पढ़ा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म तक पढ़ा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीबॉडी और एंटीजन पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।